हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सेकंड चैप्टर दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, ये हमारा फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर रहेगा एंड चैप्टर नेम विल बी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस। अब हम ये देखेंगे जो हमने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट वाले चैप्टर में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, उसकी प्रिंसिपल्स एंड उसके प्रोसीजर कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स दिस बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस इज कम्प्लीटली बेस्ड। उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने उसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से टूल्स हमें बायोटेक्नोलॉजी में चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया, देन प्लाज्मिड को कट किया, फिर हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के अंदर लाइगेट किया। प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है और प्लाज्मिड के थ्रू हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट की सेल के अंदर क्या करवाया, इंसर्ट करवाया। होस्ट की सेल में उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और उसको लार्ज नंबर पे उसकी प्रोडक्शन करने के लिए हमने बायोरिएक्टर की हेल्प ली थी कि बायोरिएक्टर के अंदर हमने उसके बायोकेमिकल्स की फॉर्मेशन की और फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के द्वारा हमने उस बायोकेमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाई किया एंड देन उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर उतारा, उसको इंडस्ट्रियल लेवल लार्ज स्केल पे उसकी हमने प्रोडक्शन करके उसको सेल आउट किया। तो ये सब चीज़ें हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर थी जो हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया। आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, कौन कौन से फील्ड में हमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल देखने को मिला। ये एग्रीकल्चर में, मेडिसिन्स में, जीन थेरेपी में, फूड आइटम्स में, हर जगह हमने बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिले। सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं बेटा, तो देखो एग्रीकल्चर में क्या है कि हमें एग्रीकल्चर में इस तरीके की क्रॉप हमें ग्रो करनी पड़ती है कि जिनकी यील्ड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रहे, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर पाए। तो इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन करने के लिए, एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी करने के लिए डिफरेंट टाइप से एग्रीकल्चर स्टडीज़ की गई थी, बनाई गई थी। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर थी दैट वाज एग्रोकेमिकल बेस्ड। एग्रोकेमिकल बेस्ड में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इनकी यूज से हमने क्रॉप यील्ड को इन्हांस करने की कोशिश की थी। तो क्रॉप यील्ड इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्हांस नहीं हुई, लेकिन उसके अलावा हुई थी, थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई, बट फिर भी उसका यील्ड इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ। लेकिन फर्टिलाइजर्स और ये जो पेस्टिसाइड्स थे, इनके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले। इन्होंने सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, बहुत सारे काइंड के पोल्यूशन क्रिएट कर दिए। फिर इस वजह से एग्रोकेमिकल बेस्ड कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को रिप्लेस किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर बेटे क्या किया गया था कि बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए थे, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए थे और बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किया गया पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें सारे के सारे बायोलॉजिकल चीज़ें यूज़ की गई। तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन क्या हुआ कि जितने भी पोल्यूशन हुए थे वो पोल्यूशन ओवरकम कर लिए गए। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में यील्ड को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया गया, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के अंदर उतारा गया और डिफरेंट टाइप की ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई गई। और क्या किया गया बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर बनाई गई। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके जीनोटाइप को एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवा के चेंज कर दिया जाता है और फिर उन क्रॉप प्लांट से एग्रीकल्चर की जाती है, जो बहुत अच्छे लेवल पे काफ़ी इम्प्रूव हुई। न्यूट्रिशनल क्वालिटी के अंदर भी, यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए भी, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाने के लिए भी। और अब इस एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या क्या रोल प्ले किए, वन बाय वन हम वो सब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो एग्रीकल्चर थे वो कितने टाइप के थे बेटा, देर आर थ्री ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के तीन ऑप्शन थे, जिनमें फर्स्ट वन वाज एग्रो केमिकल बेस्ड
एग्रीकल्चर, ये कन्वेंशनल मेथड था एग्रीकल्चर का। दिस वाज कन्वेंशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, वही मेन चीज़ है। सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड थर्ड वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 3 टाइप की बेटा ऑप्शंस थे कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया जाए। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर क्या यूज किए गए थे? बाय द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से, एंड पेस्टिसाइड्स, by the use of fertilizers and pesticides, yield of crop is increased। क्रॉप की यील्ड को इनके यूज से इम्प्रूव किया गया। ठीक है, यील्ड इम्प्रूव भी हुई, लेकिन इसके बहुत सारे लिमिटेशन क्या थे कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स थे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और इस वजह से हर एक फार्मर, एवरी फार्मर वाज नॉट एबल टू अफोर्ड देम। हर एक फार्मर इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो ये इसका एक लिमिटेशन था, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होना। और सेकेंड रीज़न क्या था? दे ऑल्सो कॉज सोयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड फूड पोल्यूशन। ठीक है, एंड फूड पोल्यूशन भी कॉज कर रहे थे बेटा। देखो किस तरीके से ये सोइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, तो सोइल के अंदर किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे थे, और या फिर एक्सेस अमाउंट में हो रहा था। अगर वही सोइल रन ऑफ वाटर के थ्रू किसी भी रिवर स्ट्रीम में एंट्री ले लेती है, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने वाटर पोल्यूशन कोज किया। और अगर वो क्रॉप के अंदर एंट्री कर जाएँ वो फर्टिलाइजर्स, तो क्रॉप के थ्रू वो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो मतलब आपको पता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं बेटा, वो एक बार फूड चेन में एंट्री लेने के बाद हर ट्रॉफिक लेवल पे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाती है, और इस वजह से काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं, तो वो एक टाइप का फूड पोल्यूशन कोज करते हैं। इन रीजन्स की वजह से जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर थी, विच वाज द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, दैट वाज नॉट वेरी मच एक्सेप्टेड। तो दूसरी जो फूड को प्रोडक्शन के इंक्रीज करने का तरीका था, दैट वाज ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या यूज़ किया गया था? इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किए गए थे बेटा। क्या इम्प्रूव करने के लिए? बायो कंट्रोल एजेंट में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं, किसी भी इंसेक्ट, किसी भी पेस्ट, किसी भी एफिड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज़ किए गए थे एज ए फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स। आप लोगों ने बहुत अच्छे से राइजोबियम का नाम सुना है, अजोला का, एनाबेना का, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स एज वेल एज बायो पेस्टिसाइड्स, और बायो पेस्टिसाइड्स के लिए भी क्या यूज़ किए गए थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए गए थे। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या थी कि जो पॉल्यूशन कोज हो रहे थे, वो पॉल्यूशन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की वजह से रिड्यूस हो गए थे, वो नहीं हुए। बट इसमें क्या हुआ? बट yield was not increased up to a sufficient amount। एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में यील्ड को इंक्रीज नहीं कर पाए ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करके, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। फिर जो थर्ड कैटेगरी आती है फूड इम्प्रूव करने की जो टेक्निक, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हुई, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या हुआ बेटा कि प्लांट्स, एनिमल, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको मैनिपुलेट कर दिया गया उनके जीन्स को चेंज करके। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? GMOs। तो इसमें क्या यूज़ किए गए थे बेटा? इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर GMOs आर यूज। व्हाट आर GMOs? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुज जीनोटाइप इज अल्टर्ड, जिसका जीनोटाइप अल्टर्ड कर दिया जाए, क्या करके, कोई डिजायर्ड जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करके, हुज जीनोटाइप इज अल्टर्ड बाय इंसर्टिंग एनी डिजायर्ड जीन, कोई भी जीन इसमें इंसर्ट करके उसके जीनोटाइप को चेंज कर दिया जाए, एंड उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके के जीएमओज को यूज़ करके हमने क्रॉप बनाई, जो कि कन्वेंशनल मेथड, ये कन्वेंशनल मेथड थे एग्रोकेमिकल बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनके अंदर जीएमओ यूज़ नहीं किए गए थे। और जो ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स हमने इन एग्रीकल्चर में यूज़ किए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के दौरान और एग्रोकेमिकल के दौरान, उन्हीं प्लांट्स को हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। और जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के बाद वो क्या बन गए बेटा, जीएम क्रॉप। क्या बने, जीएम क्रॉप, जिनको क्या नाम दिया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, इनके अंदर एक फॉरेन जीन वाज इंसर्टेड, फॉरेन जीन को इंसर्ट किया गया, एंड दैट जीन इज नॉन एज ट्रांसजीन। उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, ट्रांसजीन, जिसको हम इंसर्ट करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और वो ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसजीन को इंसर्ट कराने के बाद बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बन जाएंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग दिस ट्रांसजीन वाज इंसर्टेड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट में हम डालने के बाद उसको हम क्या बना देते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब मे बी ट्रांसजेनिक प्लांट, मे बी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, मे बी ट्रांसजेनिक क्या बन जाएंगे बेटा, माइक्रोब्स। तो इस तरीके से ये जो जीएम क्रॉप थी, दे आर ट्रांसजेनिक क्रॉप। ये कैसी थी बेटा, ट्रांसजेनिक क्रॉप, क्योंकि इनके अंदर हमने एक फॉरेन जीन इंसर्ट करवाया था जिसको हमने ट्रांसजीन नाम दिया है। और इन जीएम क्रॉप से जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हमने नाम दिया, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक ट्रांसजीन को क्रॉप प्लांट में इंसर्ट करवाया गया, ट्रांसजेनिक क्रॉप बनी, और उस क्रॉप से उन क्रॉप्स को हमने, उन प्लांट्स को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया, जिनके बहुत सारे एडवांटेज थे। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि किस किस एडवांटेज के लिए ये ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई गई थी, या कहाँ कहाँ पे इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट रहा। देखो बेटा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई गई हमने इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। वो कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा बेटर थी। एक हम प्लांट की वैरायटी को अगर चेंज कराना चाहते हैं तो कन्वेंशनल मेथड में क्या किया गया था, कन्वेंशनल मेथड में ब्रीडिंग यूज़ की गई थी फॉर इम्प्रूविंग द वेराइटी ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, हमारा एक चैप्टर था जो डिलीट कर दिया था, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। उसके अंदर देखो वो वाला भी और एक माइक्रोब्स वाला भी, उसमें भी हमने एनिमल ब्रीडिंग पढ़ी थी, है ना। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या था बेटा कि मान लो दो सुपीरियर क्वालिटी के पेरेंट्स हैं और हम उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक तीसरे ऑर्गेनिज्म में लाना चाहते हैं, तो हम उन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं और फिर उस तरीके से उन जीन्स को उसमें लाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ब्रीडिंग के थ्रू वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या ये उससे बेटर है? ऑब्वियसली बात है, ये उससे बेटर होगा तभी तो यूज़ किया गया। किस किस सेंस में बेटर है? सबसे पहली चीज़ तो क्या आती है बेटा, इसको बहुत कम टाइम चाहिए होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए, जबकि जो प्लांट विच आर इम्प्रूव्ड बाय द ब्रीडिंग रिक्वायर्स ए लॉन्ग टाइम, इट रिक्वायर्स ए long time than the method which are used in the genetically modified crop। ठीक है। सेकेंड थिंग कि कोई भी जीन ऑर्गेनिज्म से हम उसको एक्साइज्ड कर सकते हैं और उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के अंदर सिर्फ वही जीन ट्रांसफ़र होंगे जो पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसका दूसरा लिमिटेशन क्या था कि ओनली जीन्स
विच आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स में प्रेजेंट हैं, ओनली दे विल ट्रांसफर इन द नेक्स्ट प्रोजनी वाया द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन भी कर रहे हैं, मान लो मैं ये कहूँ कि हमने दो प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया, जिसमें एक के पास तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है और एक के पास साइज को इंक्रीज करने की वेराइटी है, तो यही आएंगे। क्रॉप यील्ड को तो हम इम्प्रूव ही नहीं कर पाए, और इसके अंदर हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने वाले जीन को भी डाल सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इसका एक ये लिमिटेशन था और इसका ये एक एडवांटेज था। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा बेटा, क्वेश्चन ये आएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर वाज मोर एडवांटेजियस देन द कन्वेंशनल मेथड, गिव रीजन। तो इसका आप क्या रीजन दोगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थे, दे विल रिक्वायर लेस टाइम टू प्रोड्यूस। Second thing, any of the genes we can excise and introduced into the plant, while in conventional method plants variety are improved by the breeding, which is a long time procedure. And second thing, सिर्फ वही जीन ट्रांसफर होंगे which are present in the parents. and third limitation और होता है बेटा, कई बार पेरेंट्स में जो अनडिजायरेबल जीन्स होते हैं, जो अनडिजायरेबल जीन्स होते हैं, दे विल ऑल्सो ट्रांसमिट। हम रोक नहीं सकते हैं भाई उस चीज़ को। मान लो हम अपने पेरेंट्स से बने हैं, अब हमारे पेरेंट्स से हमारे पास कौन कौन से जीन आएंगे, ये लक बाई चांस वाला मेथड होता है, हम इसको चूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चूज़ कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स शुड ट्रांसफर इनटू द नेक्स्ट प्रोजेनी एंड दिस शुड नॉट। अदरवाइज कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर होने ही ना दे अगर इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल हो जाए तो दे आर द सम लिमिटेशंस जो कन्वेंशनल मेथड के अंदर होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांसजेनिक प्लांट। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की जो मेजर एप्लीकेशंस थी उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए एग्रीकल्चर में कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके बनाए गए हैं, कौन कौन से प्लांट बनाए गए हैं, उनको क्या क्या एडवांटेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।